निष्क्रिय घड़ियां, भिक्षु किनको के साथ दार्शनिक भ्रमण। फ्रांसीसी से अनुवादित। आश्रम साहित्य का यह रत्न, निष्क्रिय घड़ियां, つれづれ草 एक कालातीत निमंत्रण है संसार की क्षण भंगुर सुंदरता को थाम लेने का, इससे पहले कि आदाशी के मैदानों की ओस सूख जाए और तोरिबे पर्वत का धुआं विलीन हो जाए। लेखक उराबे केनको या भिक्षु केनको 1283 से 1350। ना तो कोई कठोर तपस्वी थे और न ही संकीर्ण अर्थों में कोई भक्त, सम्राट गोदा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त। उन्होंने अपने संरक्षक की मृत्यु के बाद ही संन्यास लेने का निर्णय किया, और ऐसा उन्होंने अपने समकालीनों को दूर से देखने के लिए किया। एक ऐसे युग में जहां कांतों के सिपाही, संस्कारहीन सैनिक, दरबार को अपनी मनुष्यता से दूर, पशुओं जैसी जीवन शैली से त्रस्त कर रहे थे, केनको ने आवश्यक तत्व को संरक्षित रखा। प्राचीन रुचि केनको एक विलंबित शास्त्रीयतावादी हैं। उनके निबंध एक सभ्य व्यक्ति की शिष्ट वार्ता जैसे हैं, और उनमें वह सरलता का आभास और अभिव्यक्ति की वह सहजता है जो वास्तव में एक परिष्कृत कला का परिणाम है। प्राचीन जापानी साहित्य के अध्ययन का आरंभ करने के लिए निष्क्रिय घड़ियां से बेहतर कोई चयन नहीं हो सकता। इस आत्मीय रचना का परीक्षण करने पर केनको में दो विपरीत व्यक्तित्व दिखाई देते हैं, अभिजात और भिक्षु। वे निश्चय ही बौद्ध वैराग्य का उपदेश देते हैं, परंतु स्वीकार करते हैं कि जिस व्यक्ति को प्रेम जीवन का स्वाद ना हो वह तली रहित स्फटिक प्याले जैसा होगा। वे भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति की आलोचना करते हैं, फिर भी राजमहल की साज सजा, वेशभूषा की सामग्री या समारोहों की भव्यता को याद करते हुए उन्हें सदा हृदय में स्पंदन होता है। वे अशिष्ट मद्यपान की निंदा करते हैं, परंतु मानते हैं कि हिमपात की रात में अग्नि के चारों ओर घनिष्ठ मित्रों के बीच साके का एक प्याला जीवन के आकर्षणों में से एक है। उनके चरित्र के ये दोनों पक्ष मिलकर एक वास्तव में सहानुभूतिपूर्ण वृद्ध कुंवारे का व्यक्तित्व बनाते हैं, जो और भी प्रिय हो जाता है जब हम उनके लेखन के अधिकांश भाग में भरे हुए इतने अंतरंग ज्ञान के विचारों और सलाहों पर विश्राम से चिंतन करते हैं। मिशेल रेवो बताते हैं, मेरी दृष्टि में वे जापान के सबसे महान नीतिज्ञ, सबसे समरस और सबसे विशुद्ध मस्तिष्क हैं। ज़ुइहित्सु का सार, तुलिका की सनक का अनुसरण। 随筆 तुलिका के प्रभा में भिक्षु किनको ने इस विधा की सबसे सुंदर पुस्तक रची है। वे मेरे गुरु हैं। मैं क्योतो गया था उस स्थान पर अश्रु बहाने जहाँ वे रहे थे। एक भिक्षु मुझे वहाँ ले गए। आचार्य किनको, उन्होंने मुझसे कहा, ये पुष्प ही वे हैं, जापानी ऋतुओं के भांति हैं। सब कुछ उनके साथ लौट आता है। हम इतिहास के भांति हैं, सब कुछ हमारे साथ मर जाता है। निष्क्रिय घड़ियां इस अत्यंत विशिष्ट साहित्यिक विधा ज़ुइहित्सु, तुलिका के प्रवाह में से संबंधित हैं, जिसमें जापानी मोंटेन्के इसे को भी रखते हैं, और किनको तथा हमारे इस फ्रांसीसी भद्र पुरुष के बीच यह तुलना भले ही परंपरागत हो, उचित भी है। दोनों में वह निश्चित और सूक्ष्म रुचि मिलती है, वह विषाद जो कभी निराशा नहीं बनता, वह मानवतावादी उत्साह जो प्राचीनता के लिए उतना नहीं जितना प्राचीन सद्गुण के लिए है, और अंततः दूसरों को चित्रित करते हुए स्वयं को चित्रित करने की वह इच्छा। कोई नियमित योजना नहीं, मन को बांधने वाली कोई प्रणाली नहीं, केवल तुलिका की सनक, जिससे उभरता है 1335 के आसपास कई वर्षों में कागज पर बिखेरे गए चिंतनों, उपाख्यानों और सूक्तियों का एक अव्यवस्थित संग्रह, छापों का एक उद्यान जहाँ जंगली घास दुर्लभ पुष्प के संग उगती है। प्रसिद्ध आरंभिक पंक्तियां इस बौद्धिक भ्रमण का स्वर निर्धारित करती हैं। अपनी निष्क्रिय घड़ियों के अनुसार つれづれなるままに प्रातः से संध्या तक अपनी लेखन मिज के समक्ष मैं बिना किसी निश्चित उद्देश्य के उन कुछ बातों को लिखता हूँ जिनकी क्षणिक छाया मेरे मन में गुजरती है। विचित्र प्रलाप, अपूर्णता का काव्य शास्त्र। निष्क्रिय घड़ियां के हृदय में क्षण भंगुरता की मर्मस्पर्शी अनुभूति धड़कती है। आधुनिक मनुष्य के लिए समय का बहाव प्रायः चिंता का स्रोत है, किनको के लिए यह सौंदर्य की अनिवार्य शर्त है। इसकी अनित्यता ही इस संसार का मूल्य है। वे लिखते हैं,
यदि हमारा अस्तित्व शाश्वत होता तो संसार की कविता तत्काल विलुप्त हो जाती। इस अनिश्चितता के दर्शन से एक विशुद्ध जापानी सौंदर्य शास्त्र उत्पन्न होता है, अपूर्णता का, जो पूर्णिमा की पूर्णता से अधिक ढलते चंद्रमा की धुंधली आभा को वरीयता देता है और खिले हुए पुष्प से अधिक उन पंखुड़ियों को जिन्हें पवन हमारी इच्छा की विरुद्ध शीघ्रता से उड़ा ले जाती है। वस्तु चाहे जो भी हो, उसकी पूर्णता एक दोष है। वस्तुओं को अधूरा छोड़ दो, जैसी वे हैं, बिना निखारे। मुझे उसमें रुचि मिलेगी और मैं सहज अनुभव करूंगा। मुझे बताया गया है, जब शाही निवास का निर्माण होता है तो एक स्थान को अधूरा छोड़ने की प्रथा है। हमें यह सिखाते हुए कि पुष्पों के झड़ने और चंद्रमा के क्षय का खेद उनके पूर्ण विकास की प्रशंसा से अधिक मर्मस्पर्शी है। कैन को हमें केवल काव्य शास्त्र का पाठ नहीं देते, वे हमें इससे भी बढ़कर एक सांत्वना प्रदान करते हैं।